नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 31। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा अंत देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं को संगठित करते हैं तो गुणसूत्र बिंदु कौन करते हैं दोस्तों? गुणसूत्र बिंदु, यानी कि कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं को संगठित करते हैं गुणसूत्र बिंदु। अगला सवाल है कि वृक्षों में मृत काष्ठ को कहते हैं, क्या कहते हैं? कठोर काष्ठ कहते हैं। याद रखिएगा कि वृक्षों में मृत काष्ठ को क्या कहते हैं? कठोर काष्ठ। नेक्स्ट है कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है तो 760 mmHg। याद रखिएगा कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब क्या है दोस्तों? तो 760 mmHg। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि है, क्या है दोस्तों? 24 घंटे। याद रखिएगा कि ऑर्बिट पीरियड, यानी कि जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि है 24 घंटे। नेक्स्ट है कि सुपर कंडक्टर की चालकता होती है शून्य होती है। याद रखिएगा कि सुपर कंडक्टर की चालकता होती है दोस्तों शून्य। नेक्स्ट है अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है? तो मॉनिटर। याद रखिएगा कि कंप्यूटर का कौन सा भाग? तो मॉनिटर जो है ये किए गए कार्य को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदल कर लाल हो जाता है? तो एसिड में। याद रखिएगा कि नीला लिटमस पेपर किस घोल में? तो एसिड में बदल कर लाल हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स ने दिया था। याद रखिएगा कि गैसों के विसरण का सिद्धांत जो है किसने दिया था? चार्ल्स। नेक्स्ट है कि टाइटन एक उपग्रह है दोस्तों शनि का। याद रखिएगा कि टाइटन एक उपग्रह है शनि का। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है तो E=mc²। याद रखिएगा कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है E=mc²। E यहाँ पर क्या है? एनर्जी है, m मास और c क्या है दोस्तों? तो प्रकाश की चाल है। नेक्स्ट है कि ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो को कहते हैं अपरूप कहते हैं। याद रखिएगा कि ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो को कहते हैं अपरूप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो ये लोहा का है। लोहा का संकेत होता है Fe, परमाणु संख्या 26 होता है। याद रखिएगा कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। नेक्स्ट है कि OCT का अर्थ है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है ये OCT का अर्थ है। नेक्स्ट है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 23 जोड़े। याद रखिएगा कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? 23 जोड़े। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मेंडल के परीक्षण किसकी क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित थे? तो मटर के पौधे। याद रखिएगा कि मेंडल के परीक्षण किसकी क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित थे? तो मटर के पौधे। नेक्स्ट है कि पीत, जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइल बोलते हैं, पीत किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो पिताशय के द्वारा। याद रखिएगा कि पीत जो है ये पिताशय के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। याद रखिएगा कि टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? आंत। नेक्स्ट है कि चंद्रमा का आकार लगभग है पृथ्वी के आकार का 1/6। याद रखिएगा कि चंद्रमा का जो आकार है ये पृथ्वी के आकार का 1/6 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने अगला सवाल कि मृग मरीचिका का कारण है वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की असमान उष्णता। क्या है दोस्तों? यानी कि मृग मरीचिका का कारण है वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की असमान उष्णता। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष इकाई है किसका है दोस्तों? तो दूरी का। याद रखिएगा कि प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपके सामने कि एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणु वजन में भिन्न होते हैं आइसोटोप। क्या होते हैं? आइसोटोप। नेक्स्ट है कि कपड़ा धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? Na2CO3 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 10H2O।
इसका सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ये क्या होता है दोस्तों? तो कपड़ा धोने का सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है कि सापेक्ष आर्द्रता का आशय है वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा। क्या है दोस्तों? वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल टोटल इसको देख लेते हैं। देखिए सवाल क्या था कि सापेक्ष आर्द्रता का आशय है तो वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारण कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है कि हड्डियों और दांत बनने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ये दोस्तों विटामिन डी। याद रखिएगा कि हड्डियों और दांत बनने में कौन सा विटामिन अत्यावश्यक है? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफिरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। याद रखिए कौन सा रोग होता है दोस्तों? रिकेट्स, जिसमें हड्डियों में टेढ़ापन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन सा कारणभूत है? तो संलयन। याद रखिएगा कि तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन सा कारणभूत है? संलयन। नेक्स्ट है कि एड्स की विषाणु डैश की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो रक्त में लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करता है। याद रखिए कि एड्स की जो विषाणु है ये रक्त में लाल कणिकाओं के वृद्धि को प्रभावित करता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS का। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स के पता करने के लिए पहले एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है एलिसा टेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि नींबू में मौजूद अम्ल है दोस्तों तो सिट्रिक अम्ल। याद रखिएगा कि नींबू में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल होता है नींबू में। नेक्स्ट है कि ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है दोस्तों, ब्लड कैंसर को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जे थॉमसन। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जे थॉमसन को। नेक्स्ट है कि रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है क्योंकि काली पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा शोषित करता है। याद रखिएगा कि रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है क्योंकि काली पदार्थ जो है ये ज़्यादा ऊष्मा शोषित करता है। नेक्स्ट है कि सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है दोस्तों? Au। याद रखिएगा और इसका रासायनिक सूत्र होता है 79। याद रखिएगा दोस्तों कि सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है? Au और परमाणु संख्या 79 होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका डैश में उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। याद रखिएगा कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका जो है ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। कि मानव शरीर में जो लाल रक्त कोशिका है ये कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है कि एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की ज़रूरत पड़ती है? तो 1 मिनट की। याद रखिएगा कि एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने मिनट समय की ज़रूरत पड़ती है? 1 मिनट। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अम्लीय वर्षा में अम्ल कहाँ से आते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल व कार्बन मोनोऑक्साइड के वर्षा जल में घुलने से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि अम्लीय वर्षा में अम्ल कहाँ से आते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल व कार्बन मोनोऑक्साइड के वर्षा जल में घुलने से अम्लीय वर्षा में अम्ल आते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? तो रासायनिक खाद में होता है। याद रखिएगा कि पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग यानी KNO3 क्या होता है? ये पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? रासायनिक खाद में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। जब वो जन्म लेता है बच्चा तो उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 300 होती है और मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो लाल होता है, सबसे नीचे बैगनी होता है और बीच में कौन सा रंग होता है? बीच में हरा होता है। याद रखिएगा, बीच में हरा रंग, सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे बैगनी। नेक्स्ट है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है ओम। याद रखिएगा कि विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है दोस्तों? ओम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि स्टेनलेस स्टील और
क्रोमियम की मिश्र धातु है। याद किया, क्रोमियम का संकेत Cr होता है। क्या होता है दोस्तों? क्रोमियम का संकेत Cr होता है, यानी कि स्टेनलेस स्टील और क्रोमियम की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है कि ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अपरूप है? कार्बन। कार्बन का संकेत C होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। याद रखिए कि ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अपरूप है? तो कार्बन के। नेक्स्ट है कि एंटीमनी का प्रतीक क्या है? Sb। क्या है दोस्तों? Sb जो है ये एंटीमनी का प्रतीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एकॉस्टिक्स किसका अध्ययन है? ध्वनि का। ठीक है, याद रखिएगा कि एकॉस्टिक्स जो है ये किसका अध्ययन है? ध्वनि का। नेक्स्ट है कि ततम तारे का रंग क्या है दोस्तों? तो लाल है। याद रखिएगा कि ततम तारे का रंग क्या है दोस्तों? लाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल बोल रहा है कि मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके हुए रहते हैं जो कहलाती है पलूरा कहलाती है। याद रखिएगा कि मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं जो कहलाती है पलूरा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन। याद रखिएगा कि प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है कि बार किसकी इकाई है? तो वायुमंडलीय दाब की है दोस्तों। याद रखिएगा कि बार जो है किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है तो नीला क्षेत्र। याद रखिएगा कि गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है नीला क्षेत्र। नेक्स्ट है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था तो हेनरी सिंडेटोफ तथा रिचर्ड एडोल्फ सिगामोंडी ने। किसने किया था दोस्तों? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था तो हेनरी सिंडेटोफ तथा रिचर्ड एडोल्फ सिगामोंडी ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि एक विद्युतीय विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है। गोले की सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स होगी अनंत होगी। क्या होगी? यानी कि एक विद्युतीय द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है, गोले की सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स होगी अनंत। नेक्स्ट है कि कैथोड किरण ट्यूब एक भाग है टेलीविज़न का। याद रखिएगा कि कैथोड किरण ट्यूब एक भाग है टेलीविज़न का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ऑक्सीकरण में होता है इलेक्ट्रॉनों का खोना। याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण में होता है इलेक्ट्रॉनों का खोना। नेक्स्ट है कि डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित है दोस्तों? तो डीऑक्सीराइबोज। क्या है? देखिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। और डीएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित रहती है? तो डीऑक्सीराइबोज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने क्या बोल रहा है? सवाल है कि मौखिक पोलियो टीका सर्वप्रथम तैयार किया गया साल के द्वारा। किसके द्वारा? यानी कि मौखिक पोलियो टीका सर्वप्रथम तैयार किया गया साल के द्वारा। नेक्स्ट है कि कोशिका प्रभाजन किससे किया जा सकता है? तो जीन अभियंत्रण के द्वारा। ठीक है, कोशिका प्रभाजन किससे किया जा सकता है? तो जीन अभियंत्रण के द्वारा। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई हैं सजीव। क्या है दोस्तों? यानी कि पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई हैं सजीव। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विषाणु जनित रोग है इन्फ्लुएंजा। याद रखिएगा कि इन्फ्लुएंजा जो है ये विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है कि तर्कु तंतु किससे बने होते हैं? तो ट्यूबलिन के बने होते हैं। याद रखिएगा कि तर्कु तंतु किसके बने होते हैं? ट्यूबलिन के। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि प्रकाश के ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना कहलाता है अपवर्तन कहलाता है। याद रखिएगा कि प्रकाश के ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना कहलाता है अपवर्तन। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेव यानी कि एडम्स एप्पल कहलाता है? एड्रिनल। याद रखिएगा दोस्तों कि मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेव कहलाता है? एड्रिनल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि वल्कनीकरण एक सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया है वल्कनीकरण। नेक्स्ट है कि एक्स किरण क्षेत्र
के माध्य आता है लघु रेडियो तरंग तथा परावैंगनी क्षेत्र। याद रखिएगा कि एक्स किरण क्षेत्र लघु रेडियो तरंग तथा परावैंगनी क्षेत्र के माध्य आता है। नेक्स्ट है दूध एक उदाहरण है पायस का। याद रखिएगा दोस्तों, दूध एक उदाहरण है पायस का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण क्या किया जाता है? तो बेनेडिक्ट विलियन से। याद रखिएगा दोस्तों कि रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है बेनेडिक्ट विलियन से। नेक्स्ट है कि अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति अभिलाक्षणिक तौर पर 20,000 kHz से ऊपर है। याद रखिएगा कि अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति अभिलाक्षणिक तौर पर 20,000 kHz से के ऊपर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि स्थलीय पादपों वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किनके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा। याद रखिएगा कि स्थलीय पादपों वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किनके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा। नेक्स्ट है कि पादपों में जिंक यानी कि जेडन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय रहता है पर्णहरित को। याद रखिएगा कि पादपों में जेडन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय रहता है पर्णहरित को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किस एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्माणुकार पाए जाते हैं? तो सल्की। किस? तो सल्की एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्माणुकार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है केवल ऑक्सीजन। याद रखिएगा कि लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है केवल ऑक्सीजन। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि हीमोग्लोबिन की उच्चतम बंधुता है दोस्तों ऑक्सीजन से। याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन की उच्चतम बंधुता है ऑक्सीजन से। नेक्स्ट है कि तापमान का SI इकाई है मात्रक है केल्विन। क्या है दोस्तों? केल्विन। यानी कि तापमान का SI मात्रक है केल्विन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। याद रखिएगा कि शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि आंखों की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है? तो श्वेत पटल। याद रखिएगा कि आंखों की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है? श्वेत पटल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किससे किया जाता है? तो माइक्रोफोन के द्वारा। याद रखिएगा कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किससे किया जाता है? माइक्रोफोन के द्वारा। नेक्स्ट है कि चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य है? देखेंगे। देखिए दोस्तों, सवाल था कि चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। याद रखिए कि चुंबकीय कंपास जो है यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। नेक्स्ट है कि ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन। याद रखिए कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी आई है, याद रख लीजिएगा कि ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने में क्या होगा? 273 केल्विन होगा। क्या होगा दोस्तों? 273 केल्विन। यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने में क्या होगा? 273 केल्विन। नेक्स्ट है कि बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु A से बिंदु B की ओर बढ़ते हैं, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? B से A की ओर होगी। किस तरह से होगी दोस्तों? B से A। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? तो विटामिन B की कमी से। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो थाइमिन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। याद रखिएगा कि विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। नेक्स्ट है कि वायरस एक क्या है दोस्तों? तो वायरस सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच एक कड़ी है। क्या है? वायरस क्या है? सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच एक कड़ी है वायरस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, आपको पता ही होगा। 0 से लेकर कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 14 के बीच होता है। बीच में क्या आता है? 7 क्या होगा दोस्तों? उदासीन होगा। 7 से अधिक जाने पर क्षारीय और 7 से कम आने पर
अम्लीय होगा, और 7 होने पर उदासीन, यानी कि जैसे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7, तो 7 क्या है दोस्तों, उदासीन है। नेक्स्ट है कि हमारे रसोई घर में प्रयुक्त गैस को आमतौर पर एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी का अभिप्राय क्या है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसमें क्या रहता है दोस्तों, एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है, याद रखिएगा। फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला सवाल आपके सामने है कि ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल का। याद रखिएगा कि ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, डेसिबल। नेक्स्ट है कि यदि किसी ठोस और द्रव की घनत्व समान है तो ठोस संतुलित रहेगा, क्या होगा, यानी कि यदि किसी ठोस और द्रव की घनत्व समान है तो ठोस संतुलित रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में क्या मान रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में क्या मान रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि केल्विन पैमाने पर पानी के जमने का तापमान क्या है, 273 केल्विन। याद रखिएगा कि केल्विन पैमाने पर पानी के जमने का तापमान क्या है दोस्तों, 273 केल्विन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, देखिए दोस्तों सवाल क्या बोल रहा है। सवाल आपके सामने है कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी मापने की इकाई है, क्या है दोस्तों, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने की इकाई। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल आपके सामने है कि कौन कार्टिलेज यानी कि उपास्थि का एक उदाहरण है, तो जबड़े की हड्डी। याद रखिएगा कि कौन कार्टिलेज यानी कि उपास्थि एक उदाहरण है, जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट है कि किस खनिज की कमी से ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से। याद रखिएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, ग्वाइटर जिसको हम लोग बोलते हैं या फिर घेंघा रोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घेंघा रोग। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि किसे अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है, वायरस। क्या होगा, यानी कि किसे अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है, तो वायरस। नेक्स्ट है कि 10 pH मान वाला घोल एक क्षारीय घोल है, क्या है दोस्तों, हम क्या बताए थे, 0 से लेकर 14 के बीच होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, 7 से अधिक होगा क्षारीय और 7 से कम होगा तो अम्लीय, अगर 7 होगा तो उदासीन, ठीक है। तो 10 यहाँ पे है, तो 10 से क्या होगा, क्षारीय, यानी कि 7 से अधिक है तो 10 क्या होगा, क्षारीय होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एंटीबायोटिक क्या है, तो रसायन जो बैक्टीरिया का नाश कर सकता है, क्या है, एंटीबायोटिक जो है दोस्तों ये रसायन है जो बैक्टीरिया का नाश कर सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है कि कौन सा पादप कोशिका को तंतु कोशिका की अलग पहचान देता है, कोशिका भित्ति, ठीक है, यानी कि कौन पादप कोशिका जो जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है कि डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण है, स्तनपायी। क्या है दोस्तों, डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण है, स्तनपायी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि स्तनपायी यानी कि मैमल के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4। याद रखिएगा कि स्तनपायी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4। नेक्स्ट है कि किस रक्त वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं होता, तो ओ रक्त वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि कैथोड किरणों में होता है केवल आवेश होता है, क्या होता है दोस्तों, कैथोड किरणों में केवल आवेश होता है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किससे व्यक्त की जाती है, तो आइंस्टीन के सिद्धांत से। याद रखिएगा कि न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किससे व्यक्त की जाती है, तो आइंस्टीन के सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि बीच ब्लैंड अयस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है, तो यूरेनियम। याद रखिएगा कि पिच ब्लैंड अयस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है, यूरेनियम। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि भारी जल जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O। याद रखिएगा भारी जल का उपयोग होता है तो मंदक के रूप में। याद रखिएगा दोस्तों कि भारी जल का जो उपयोग है किसके रूप में होता है, तो मंदक के रूप में, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरे प्रकाश में रखा
लाल फूल कैसा दिखाई देगा? तो काला। याद रखिएगा कि हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देगा? काला। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पोलियो की बीमारी होती है विषाणु से। याद रखिए दोस्तों कि पोलियो की बीमारी होती है विषाणु से। और आज का लास्ट सवाल, लाल रक्तकण यानी कि आरबीसी किस में नष्ट होता है? तो यकृत और प्लीहा में। याद रखिए कि आरबीसी किस में नष्ट होता है? यकृत और प्लीहा में। ठीक है, चलिए आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। आरबीसी का जीवन काल क्या है दोस्तों? तो 120 दिन है। ठीक है दोस्तों हमने आज साइंस का सेट प्रैक्टिस 31 कवर कर लिया। ठीक है दोस्तों, कल करेंगे 32 सेट नंबर। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।